हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू बाबा साहेब। ये चाइनीज वाला फूकते फूकते दम फट गई। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप समस्त उद्यमियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है कि आप लोग कॉपी कलम अपने साथ रखेंगे, अगल बगल शांति का माहौल बना करके रखेंगे। लोगों को कॉपी कलम अपने साथ रखना है, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखना है। समाज विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। अतः इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप अपने घरों की महिलाओं को अवश्य शामिल करें। सूचनाएं लगभग लोगों का जो है लोन जो है पास हो गई है, जा रही है। जो छोटा उटा है, कुछ लोग जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वो रुकी हुई है, तो आने वाले सप्ताह में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोगों का कुछ खास दिन है, तो इसलिए जो है आज एसोसिएशन की बातें कम होगी और महामानव की बात जो है ज़्यादा होगी। जो उनके अनछुए पहलू हैं, जो आर्थिक बातें हैं और आर्थिक किए हुए कार्य हैं, उन सारी चीज़ों पर जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आज फोकस करेंगे। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हर एक रविवार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों के जो है चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। संजोग है कि हमारा महापुरुष, हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े अर्थशास्त्री थे और उनका जो अर्थशास्त्र पर क्या क्या कार्य था, उन सारी चीज़ों का हम लोग समीक्षा करेंगे। आज उद्यमी पाठशाला थोड़ा सा देर से लेट हुआ। देर से लेट होने के कारण कई जो है आज तो पूरे देश में पूरे विदेश में जो है बाबा साहब का जयंती मनाए जा रहे हैं। तो जहां मैं मौजूद हूं वहां जो है कई कार्यक्रमों में दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को आमंत्रित किया गया था। तो अलग अलग जगहों पर पदाधिकारियों को भेजा गया। कई जगह जो है डोनेशन और चंदा की डिमांड की गई थी, तो डोनेशन और चंदा भेजा गया। यह हम लोगों का जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। प्लस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसका टाइम जो है 12:30 बजे से रखी गई थी, तो उस चीज़ों के लिए भी किया गया था, इसलिए जो है लेट से शुरू हुई। ठीक है, तो जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब और जो जूम क्लाउड के द्वारा जितने भी लोग हैं, उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती की हम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जगह जो है कन्फ्यूजन में लोग हैं कि 133वीं है कि 134वीं है। ठीक है, तो बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को हम थोड़ा दूर कर देते हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि 2024 में 1851 को घटा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से मना जो है 133 हो रहा है, इसलिए सब लोग उसको 133 कहता है। लेकिन नहीं, चूँकि 1851 जो है उसमें उनका तो 1 साल हो गया ना, तो इस हिसाब से जो है उनका 134वीं है। ठीक है, लेकिन कई जगह जो है गूगल में भी जो है कहीं 133वीं दिखाई दे रहा है, कहीं 134वीं। एनीवे 33वीं रहे या 34वीं रहे, कोई भी रहे, महामानव है
और हम लोग जो है उनके जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 17 स्टेट में जो है अपने अपने जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका जो है वीडियो और फोटो जो है जब एसोसिएशन को देंगे तो एसोसिएशन उसको प्रॉपर जगह पर स्थान देगा। ठीक है, तो आज का जो विषय है हमारा, लिखो आज का विषय बाबा साहब के जयंती पर बाबा साहब के जयंती पर बाबा साहब के जयंती पर आर्थिक संकल्प, बाबा साहब के जयंती पर आर्थिक संकल्प, आर्थिक संकल्प। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमी स्टेक होल्डर, बाबा साहब को मुख्य रूप से जो अपना देशवासी जानते हैं उनको दो रूपों में जानते हैं। किस रूपों में जानते हैं? तो पहला उनको जो है अस्पृश्यों के उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, उनको जो है सामाजिक न्यायकर्ता के रूप में जानते हैं, सामाजिक समानता को स्थापित करने के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो है संविधान निर्माता के रूप में अपना देश उनको जानता है। एक बार पुनः, बाबा साहब को पूरे भारतवर्ष के लोग दो रूपों में जानते हैं। पहला कि वह अछूतों के उद्धारक के रूप में जानते हैं, अछूत मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उद्धारक के रूप में उनको जानते हैं। दूसरा कि भारत के संविधान निर्माता थे, इस रूप में उनको जानते हैं। और एक जो है मजाकिया रूप में उनको आरक्षण के पिता जानते हैं। इस तीनों रूप से उनका जो कद है उस कद को क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। उनका कद क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। लेकिन यदि कह दिया जाए एक शब्दों में कि इंडिया इज नथिंग विदाउट अंबेडकर, भारत जो है कुछ भी नहीं है बिना अंबेडकर के। अंबेडकर अगर नहीं होते तो भारत नहीं होते, अगर अंबेडकर नहीं होते तो भारत ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत का जो भी चीजें हैं वह मतलब सीधे सीधे तौर पर या फिर जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है B.R. अम्बेडकर है। जैसे विज्ञान और तकनीक जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, वह आइंस्टाइन और न्यूटन के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार इंडिया जो है बाबा साहब के बिना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके कद को छोटा करने के लिए उनको दो रूपों में ही याद किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दो रूपों में ही उनको हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। और उनके वंशज जो है वह भी जो है यह प्रयास नहीं करते हैं कि बाबा साहब के जो है विभिन्न प्रारूपों को हम क्या करें? सोसाइटी में प्रस्तुत करें। यह भी नहीं चाहता है कोई, और ना कोई करता है। बाबा साहब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बाबा साहब बहुत बड़े दार्शनिक थे,
बाबा साहब बहुत बड़े पत्रकार थे, बाबा साहब बहुत बड़े वकील थे, बाबा साहब वित्त और जो है बैंकिंग का बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, बाबा साहब अर्थशास्त्री थे, बाबा साहब जो है औद्योगिक विकास के बारे में सोचते थे। ये सारे चीज बाबा साहब करते थे, राइटर थे, हर एक चीज थे वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको सिर्फ दो ही रूपों में याद करते हैं। क्या भाई, अछूतों का उद्धार किया। अच्छा, तो अछूतों का उद्धार बाबा साहब किए, तो महिलाओं का उद्धार किसने किया? महिलाओं का उद्धार किसने किया? बाबा साहब ने ही किया। आज अगर जो है किसी को न्याय मिलता है देश में, तो न्याय प्रणाली का स्थापक कौन है भाई? बाबा साहब हैं। आप बैंकिंग और फिनांस का काम करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। आप जो लंबे लंबे भाषण दे देते हैं, तो आपको भाषण का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। तो मतलब अगर एक लाइन में उसको कहा जाए कि इंडिया इज नथिंग विदाउट अम्बेडकर, तो यह कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं, यह आश्चर्य की बात नहीं है। आज जो है हम एक कार्यक्रम में सुबह गए थे, तो वहाँ इसी रूपों में जो है बात हो रही थी। हालांकि हम जो है मना सार्वजनिक मंचों पर जो है अपने आप को नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का मंच था तो जाना जरूरी था, तो उस मंचों पर हम गए। वहाँ जो है बात हो रही थी कि आरक्षण के पिता कौन? आरक्षण के पिता कौन? इसी टॉपिक पर वहां चर्चा हो रही थी कि आरक्षण के पिता कौन। ठीक है, तो आप लोग भी अगर ये चीजों को जो है करेंगे, तो एक शब्दों में बोलेंगे कि आरक्षण के पिता बाबा साहब। वन वर्ड में आप बोल देंगे कि एक शब्दों में कि आरक्षण के पिता बाबा साहब। लेकिन इसके के पीछे जो है, क्योंकि वह समाजीकरण हो जाएगा बात, इसलिए हम उस बिंदु पर फोकस नहीं करेंगे। आप लोगों को इसका जो है दे देते हैं टॉपिक कि आरक्षण के पिता कौन। हम जो विषयों पर जो है सड़क झापड़ मार देंगे खींच करके, नौटंकी किया तो भगा ही देंगे यहां से। ठीक है, तो अगर जो है इस चीज़ों का जो आरक्षण के पिता कौन, यह प्रश्न जो है आप लोगों के उस पर जो है हम छोड़ देते हैं। हम जो आज लेकर करके आए हैं कि हमको क्या करना है, आर्थिक संकल्प लेना है बाबा साहब के जयंती पर। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, 1932 से लेकर 1935 का जो काल था, वह काल जो था, एक बार फिर से 1932 से लेकर 1935 का जो काल था, वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है जानवरों से मानव बनाने का काल था। ठीक है, 1932 से लेकर 1935 तक का जो काल था, वह भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जानवरों से मानव बनाने का काल था। भारत में जिस प्रकार अछूत, शूद्र, अमानवीय घटनाओं से जो है वह ग्रसित था, उसी प्रकार वर्ल्ड में जो है इन्हीं के पैरेलल में काले लोग श्वेत लोगों से जो है प्रताड़ित था, सेम कंडीशन में। उस समय भी जो है वर्ल्ड में काले लोगों का जो है उद्धार की बात चल रही थी।
और भारत में जो है अछूतों की उद्धार की बात चल रही थी। 1932 से लेकर 35 के बीच में अछूत जो है वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट हो गए। 1932 से लेकर 1935 के बीच में जो है अछूत शूद्र वह जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट हो गए। वर्ल्ड में काले लोग समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लिए। दोनों का उद्धार का रास्ता खुल गया। अब 1935 से लेकर 2020 तक आ जाइए। क्योंकि लास्ट में हम लोग को संकल्प लेना है, तो इतिहास सुनना जरूरी है। 2020 तक वर्ल्ड में काले लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों का जो विकास हुआ वह 95% हुआ। एक बार पुनः 1932 से लेकर 2020 तक काले लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जितना टाइप का ले लो, सभी टाइपों में उनका जो उद्धार हुआ और विकास हुआ वह 95% हुआ, 95%। भारत में 1932 से लेकर 2020 तक 5% अनुसूचित जाति जनजातियों का जो है शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यह जो है विकास हुआ। क्योंकि आज बाबा साहब का जयंती है, तो इसमें जो है सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है कि सेम टाइम में दोनों का जो है उद्धार के लिए कार्य शुरू हुए। काले लोगों का भी और शूद्रों का भी, काले लोगों का भी और अछूतों का भी। वर्ल्ड के किसी भी पॉलिटिक्स में काले लोगों का 95% जो है हस्तक्षेप है। इकोनॉमिकल में 95% हस्तक्षेप है। हर एक फील्ड में काले लोगों का हस्तक्षेप है। भारत में नगण्य। क्यों? क्यों? कहाँ चूक हो गई? प्रॉब्लम कहाँ हो गई? कहाँ आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई कि वह जो है 95% काले लोगों का जो है एकदम डायरेक्ट हस्तक्षेप हो गया। आज काले लोगों के सामने श्वेत लोग जो है कुछ भी नहीं है, नगण्य है। क्यों? क्या हुआ? वही प्रश्न आता है कि आरक्षण के पिता कौन? यदि तुम बाबा साहब को आरक्षण के पिता कहते हो, तो जब पूना पैक्ट में रिजर्वेशन की संकल्पना की गई तो बाबा साहब रोने लगे। अब बताओ, अगर वित्त मंत्रालय यह कह दे कि आपकी जितनी जनसंख्या है डॉक्टर साहब सबको हम जो है लोन दे देंगे, तो हम रोने लगेंगे जी कि हम नाचने लगेंगे? तो यदि बाबा साहब जो है रिजर्वेशन के पक्ष में होते तो वह तो रोते नहीं।
वहां रोने लगे, वहां वह जो है रोने लगे। तो यदि आरक्षण के पिता बाबा साहब हैं और आरक्षण के वो हिमायती थे, तो फिर रो क्यों रहे थे? वह रो क्यों रहे थे? यह भी प्रश्न जो है तुमको छोड़ देता हूं कि वह क्यों रोए। YouTube पर, फेसबुक पर जो भी लोग हमको देख रहे हैं, उनसे भी यही प्रश्न है कि आप लोग लिटरेचर को पढ़िए, उसमें देखिए कि बाबा साहब के आंख से आंसू आ गए जब उनको द्विमताधिकार नहीं मिला और कह दिया गया कि चलिए आपके लिए जो है रिजर्व कर देते हैं, तो वह रोने लगे। और तुम क्या कह रहे हो? आरक्षण के पिता, तुम क्या कह रहे हो? आरक्षण के पिता। क्यों? क्योंकि वह जान रहा था। फिर भी उन्होंने आरक्षण में जो है कुछ आशाएं रखी। क्या आशा रखा? जो राजनीतिक रिजर्वेशन दी गई थी, तो उनमें उनका कहना था या सोचना था कि चलो 10 साल के लिए इसमें दे दिया गया है, प्रावधान कर दिया गया है। अब जो हमारे बाद लोग वहां रिजर्व से चुन करके आएंगे, वो क्या करेगा? प्लान पॉलिसी बनाएगा। लेकिन प्लान पॉलिसी तो बनाया नहीं। और आज जो है इतने सालों के बाद सब हमको क्या कह दिया है? हमको आरक्षण का ढप्पा लगा दिया है, ठप्पा लगा दिया है। जितेंद्र पासवान आरक्षण वाला, अंकित राज आरक्षण वाला, महिपाल आरक्षण वाला, अमरजीत सदा आरक्षण वाला। हाय रे बुड़बक, हमरे पूरा कुनवा को 15% आरक्षण तुम दिया, हमरा से ज्यादा जो है वो बैकवर्ड को आरक्षण है। वो बैकवर्ड बनवे हमरा क्या बोलता है? अच्छा, वो कोटा वाला है। बैकवर्ड बन क्या बोलता है हमको? वो कोटा वाला है। ले, हमरा से ज्यादा आरक्षण तो है, अब तुम क्या बोल रहे हो? कोटा वाला। शेड्यूल कास्ट को 15%, अब बैकवर्ड को 27%। वो बैकवर्ड बन क्या बोलता है? SC ST को, अरे वो कोटा वाला है, आरक्षण वाला है। अरे चोट्टा, हमरा से ज्यादा आरक्षण तो रहे, तो तू कोटा वाला हुआ कि हम कोटा वाला हुए? अब ST को 7.5% रिजर्वेशन है, और होकरा से ज्यादा उस सुदामा कोटा है जनरल वाला को, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसको 10%, हमरे ST को कितना? 7.5%। तो वह क्या बोलता है सुदामा? कताई कोटा वाला है। ले, मना मेरिट को, हमारे मेरिट को, हमारी विशेषताओं को तुम कोटा में घालमेल कर देते हो। और क्या बोलते हो? और तुमको कितना आरक्षण चाहिए? सब दिन तो तुरा आरक्षण ही दिए हैं। अरे भाई, वर्ल्ड लेवल पर 95% वो आगे बढ़ा, और हम उसी का छोटका भाई, हमारा 5% हुआ है। और आरोप भी तुम आरक्षण का लगा रहे हो हमरे ऊपर, आरोपों लगा रहे हो। मान्यवर काशीराम ने बाम सैप का कॉन्सेप्ट दिया। क्या चीज का कॉन्सेप्ट दिया? बाम सैप का। अब यहां बोलेंगे तो तुम लोग कहोगे कि बस बाबा साहब के जयंती पर आप अनर्गल बात बोलते हैं। और आज 2-3 जगह जो है मीडिया वालों ने हमारा घेरियो दिया, बोलियो दिया, तो हम जो है बोल के निकल लिए कि आज बोलने का समय नहीं है। जो बोलेंगे हम उद्यमी पाठशाला में बोलेंगे और YouTube पर रहेगा, आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा।
ये जो मध्यम वाला आदमी है ना, जिसको बैकवर्ड क्लासेस कहते हो, सबसे बड़ा धूर्त और सबसे बड़ा चुट्टा वही है। मान्यवर साहब ने क्या कहा कि बैकवर्ड, वहां उनसे मिस्टेक हुई, वहां उनको मिस्ट बोलना चाहिए था। माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तब देखता कि उसकी औकात ठंडा हो जाती। 15% आरक्षण हमको और हमारे छोटका भाई को 7.5%, 22.5 अमरजीत आवाज आ रहा है? ठीक है। तो 15% हमको आरक्षण और 7.5% हमारे भाई को आरक्षण 22.5% में लटका दिया, और तुम जो है 27% और 10% माना 37% लेकर के भगवान बन रहा है। और क्या, आरक्षण का पूरा आंदोलन करेगा हमारा लोग, आरक्षण के लिए बदनाम होगा हमारा लोग, और फल काटेगा वह लोग। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आरक्षण के विकल्प पर काम कर रही है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने हेतु उद्योग, वाणिज्य और व्यापार को आरक्षण का विकल्प बना रहा है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय के हरेक व्यक्तियों के लिए रोजगार और हरेक घरों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संकल्प लिया हुआ है कि जो हमारा व्यक्ति होगा वह जो है उसके हाथों में जो है रोजगार होगा, और हरेक घरों में क्या होगा, स्वरोजगार के लिए उद्योग, वाणिज्य और व्यापार होगा। इसके बाद आरक्षण जो है तुम ही लोग रख लेना, हमरे लोगों को जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से शूद्र कहने के बाद, अछूत कहने के बाद, हरिजन कहने के बाद हम इंसल्ट फील होते थे, उसी प्रकार आरक्षण लेते हो तुम, और कोटा वाला जब कहते हो हमको और मेरे मेरिट को आरक्षण से आंकते हो, तो हम शर्मिंदा होते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। ठीक है। यदि इंडिया इज नथिंग विदाउट अंबेडकर, तो हम अंबेडकर के वंशज हैं, तो हमारे बिना इंडिया कुछ है नहीं। इसके बावजूद भी तुम हमको क्या कहते हो, कोटा वाला, हमको क्या कहते हो, आरक्षणवा वाला। तो भाई हम लज्जा महसूस करते हैं। हमने आरक्षण का विकल्प ढूंढ लिया है। उद्योग, वाणिज्य, व्यापार में हम संलग्न हो रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में भागीदार होने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। काइंडली हमको जो है आरक्षण वाला मत बोला करो, हमको कोटा वाला मत बोला करो। यदि तुम हमको आरक्षण वाला बोलते हो, कोटा वाला बोलते हो, तो हम फील करते हैं कि तुम हमको हरिजन कह रहे हो, तुम हमको शूद्र कह रहे हो, तुम हमको अछूत कह रहे हो, क्योंकि हमसे ज्यादा आरक्षण तुमको है। हमसे ज्यादा आरक्षण तुमको है, हमरे छोटका भाई से ज्यादा आरक्षण तुमको है। सुदामा कोटा हमरे छोटका भाई को 7.5% है तब से लेके अब तक, और तुमको 10% है। और बड़का भाई को, शेड्यूल कास्ट को 15% है, और उससे ज्यादा 27% तो रहा है। अब आरक्षण के लिए तुम लोग लड़ो, आरक्षण तुम लोग लो। हम लोगों को आरक्षण वाला और कोटा वाला कहना स्वीकार नहीं।
हम मेरिटोरियस हैं, हमको बाहुबल पर भरोसा है, हम मेहनती लोग हैं, इसलिए आरक्षित वाला कह कह कर करके अपमान मत करो। और हम आरक्षण वाला कहलाना भी पसंद नहीं करेंगे। एग्री हो? है ना जी? यार तुमने सब चीज को निजीकरण कर दिया, हर चीज निजीकरण कर दिया। अब कोई सरकारी क्षेत्र है ये नहीं है जहां हम आरक्षण से नौकरी कर सकते हैं। तुमने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इलेक्शन को भी तुम जो है महंगा कर दिया। हमारे आदमी को पैसे नहीं है, तोरे दलाल लोग वहां आरक्षित सीट से खड़ा होगा, तुम्हारी बात हुआ जो है विधानसभा और लोकसभा में करेगा। अब फिर भी तुम हमको कह रहे हो कि आरक्षण वाला, ये कितना गलत है। निजीकरण कर दिया, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो अब प्राइवेटाइजेशन में जो है यूं भी तुम शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को लेने वाले हो नहीं, ये जाएगा भी नहीं। ठीक है, अब जो रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ता था उसको भी तुम महंगा कर दिया। एक आम आदमी जो है सुरक्षित सीट से इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, तो दलाल लोग वहां से लड़ेगा और वह जीत करके जब विधानसभा और लोकसभा में जाएगा तो तुम्हारी बात करेगा। होखराव से पेट नहीं भरा तुम्हारा, तो तुम आरक्षित सीट पर वैसे लोगों को खड़ा किया जिसका पति गैर अनुसूचित जाति है या जिसका पत्नी जो है गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ऐसे लोगों को तुम खड़ा कर दिया। तो आरक्षण तो पूरी तरह से तुमने लपेट लिया भाई। अब फिर भी तुम हमारे लोगों को आरक्षण वाला कहोगे, कोटा वाला कहोगे, तो भाई तुम हमको शूद्र और जो है अछूत कह रहे हो। यदि आज के तिथि में इतना चीज करने के बाद भी तुम हमरा ही बोलते हो कोटा वाला, हम ही को बोल रहे हो आरक्षण वाला, तो तुम क्या कर रहे हो? हमको अपमान कर रहे हो। हमने उद्योग वाणिज्य व्यापार करना शुरू कर दिया है, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होना शुरू कर दिया है। हम भी अब जो है टैक्स पे कर रहे हैं, हम भी जो है देश में रोजगार का अवसर मुहैया करा रहे हैं। आप हमको कोटा वाला काहे बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? अब तो तुम्हारे आरक्षण पर हम डिपेंड नहीं है, हमसे ज्यादा आरक्षण तो तोरा लोग को है ना भाई। तो तुम अपने आप को बोलो, तुम अपने आप को सुदामा कोटा वाला बोलो, तुम अपने आप को बीपी मंडल वाला बोलो, कर्पूरी वाला बोलो, तुम अपने आप को बोलो ना, हमको क्यों कह रहे हो? हाँ, यदि सार्वजनिक क्षेत्र तुम रखता और रिजर्व सीट पर तुम महंगा नहीं करता तो बोल सकता था कुछ देर तक, लेकिन तुम तो सब तरह के आरक्षण जो है खत्म कर दिया। जो मेरा आरक्षण था शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण था, वो तो तुम घुमा फिरा के खत्म कर दिया। नहीं हो गया जी? अरे जब सरकारी क्षेत्र प्राइवेट हो गया तो वहां तो आरक्षण स्वतः समाप्त। अब जो रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल था तो वहां क्या क्या कर दिया तुम? इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से तुम महंगा कर दिया, और साथ ही साथ पहले तो तुम दलाल को खड़ा करता था वहां से, अब वहां से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम क्या कर दिया? वैसे अनुसूचित जाति जनजाति को खड़ा करने लगा जिसका पति या पत्नी जो है गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तब अब फिर भी तुम हमरा कह रहे हो कोटा वाला, फिर भी कह रहे हो आरक्षण वाला, तो तुम हमरा क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है ना। ऐसी अवस्था में हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है।
ऐसी अवस्था में हमको संकल्प लेने की जरूरत है। कैसा संकल्प? आर्थिक संकल्प। ठीक है। तो क्या तुम्हारे पूर्वजों ने आर्थिक संकल्प लिया था? लिया था। तुम्हारे बाबा साहब ने आर्थिक संकल्प लिया था, लेकिन उस समय जो है रॉयल कमीशन और भारत सरकार, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय रॉयल कमीशन, और जब देश आज़ाद हो गया तो भारत सरकार, दोनों ने उनके बातों को नहीं माना। दोनों ने उनके बातों को नहीं माना उस वक्त, और यही कारण था कि हमारा समुदाय जो है वह आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमता रह गया। थैंक्स टू DIA कुआ समाज को जो है एक नया दिशा, एक नई गति प्रदान करने का प्रयास कर रही है। एक बार दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए ताली बजाइए। चलिए थोड़ा सा फोकस बाबा साहब पर डाल दें। लिखिए, आर्थिक संकल्प में बाबा साहब द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। चलो पहला लिखो, आर्थिक समाजवाद। ठीक है। बाबा साहब ने जो है वही कल्पना किया जिसको आज दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कर रही है। क्या कर रही है भाई? कि उनका ये था इकोनॉमिक सोशियो, लेकिन जो चंडाल लोग थे, धूर्त लोग थे, उसने जो है इकोनॉमिक को हटा दिया, खाली जो है समाजवाद को रख दिया। जबकि उनका कल्पना जो था वह आर्थिक समाजवाद था। कैसे? तो लिखिए क नंबर, क नंबर, कृषि भूमि पर राज्य का, कृषि भूमि पर राज्य का कृषि भूमि पर राज्य का स्वामित्व। अब देखो, उनका मानना था कि जिसका जमीन है, जिसके पास जमीन है, वह खेती करने में असक्षम है, और जो खेती करने में सक्षम है उसके पास जमीन ही नहीं है। बात समझ रहे हो? कि जिसके पास जमीन है
खेती करने योग्य, वह जो है कृषि करने में सक्षम नहीं। आज जो कृषि करने में सक्षम है उसके पास जमीनें नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसको क्या करे, इसको पढ़ लेना बढ़िया से। इसका जिक्र हमने आर्थिक क्रांति के आगाज में भी किया है, ठीक है। तो कहा कि जितना खेती वाला भूमि है उसको क्या करे कि सरकार अधिग्रहण कर ले, सरकार अपने कब्जा में ले ले, और 18 साल के बाद वह व्यक्ति 2 काम कर सकता है, या तो जॉब कर सकता है या खेती कर सकता है। तो जिसका मान लेते हैं जॉब लग गया, उसको खेती की कोई जरूरत नहीं है, तो मान लेते हैं अंकित और अमरजीत सदा है। अंकित का भी 18 साल है और अमरजीत सदा का भी 18 साल है। तो अंकित का सरकारी नौकरी लग गया, अमरजीत सदा का सरकारी नौकरी नहीं लगा, तो इसको क्या करेगा कि 1 बीघा जमीन दे देगा, ठीक है। सरकार क्या करेगा, 1 बीघा जमीन इसको दे देगा। तो नौकरी से जीवन यापन अंकित का हो रहा है और खेती से जीवन यापन जो है अमरजीत सदा का हो रहा है। दोनों का आर्थिक स्थिति क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि अमरजीत सदा के बाप को भी 1 बीघा मिला था और अमरजीत सदा का बाप मर गया। देखना भाई, जिंदे रहे तुम्हारा बाप, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यदि तुम्हारा बाप मर गया तो फिर वह 1 बीघा क्या करेगा, सरकार उसको अपने अंडर में ले लेगा, फिर जो कोई बेरोजगार होगा उसको दे देगा। तो इससे क्या होता, बताओ क्या होता है। समाज में जो है कभी भी आर्थिक असमानता होती, यह बाबा साहब का उस समय का कल्पना था। लेकिन क्या हुआ कि नहीं तो इसको रॉयल कमीशन ने माना, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा देख अम्बेडकर तुम क्या फालतू जो है सजेशन दे रहा है यार। क्यों? क्योंकि जमींदार लोग उस समय जो थे वह फॉरवर्ड क्लासेस के थे और वह अंग्रेजों को बढ़िया बढ़िया चीज जाके परोसता था। तो कहा कि जमींदारी व्यवस्था कायम रहे। समझ रहे हो ना क्या क्या परोसता था। हाँ, वो सब परोसता था। तो रॉयल कमीशन वाला भाई अंबेडकर खाली तुम जो है अनर्गल वगैरह जो है तुम सजेशन देता है। अरे अंकितवा जो है अपने मेरिट से नौकरी मिला, अमरजीत भाव को कहो कि वो तैयारी करे, ओकरो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या करें हम, क्या करें हम, विजय नारायण का जमीन छीन करके दे दें उसको। विजय नारायण जो है हमको बहुत चीज देता है, हैं? क्या करें। तो वह भी जो है गड़बड़ा गया। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। आज भी अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो लगभग जो है समाज से आर्थिक असमानता खत्म हो जाएगा। कि भाई जमीन क्या है, वह गवर्नमेंट का है, किसी का बपौती नहीं है, वह देश की संपत्ति है। तुम अगर खेती योग्य हो, खेती करने में सक्षम हो तो करो, और नहीं सक्षम है तो छोड़ो इस सबको। आज एक एक मठ में तुम देखो मंदिर के नाम से लाखों एकड़ जमीन है और SC ST को सुसु करने का जमीन नहीं है। इसी देश में, आजाद देश में, हमारे बाबा साहब ने यह आर्थिक समाजवाद के बारे में रॉयल कमीशन को दिया था नोट और सिफारिश किया था। उस समय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आदमियों नहीं था,
उस समय इठो बदवा बोले थे कि हुजूर ऐसा कर न दीजिए। काहे कि वह जानते थे कि जो लेबर वर्ग है वह क्या होगा, उसको फायदा मिल जाएगा। नहीं होने दिया दुष्टों ने। चलो ख नंबर लिखो। राज्य के उत्पादन के लिए राज्य के उत्पादन के लिए राज्य के उत्पादन के लिए संसाधनों का रख रखाव संसाधनों का रख रखाव अब देखो इसमें बाबा साहब ने जो है रॉयल कमीशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दोनों को, एक बात को हर हमेशा ध्यान रखना, रॉयल कमीशन जब बोले मतलब अंग्रेज गवर्नमेंट, भारत सरकार जब बोले तो आज़ाद भारत में, ठीक है। तो बाबा साहब ने जो है रॉयल कमीशन और भारत सरकार दोनों को कॉन्सेप्ट दिया। मान लेते हैं अंकित का घर जो है धनबाद में है। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। झारखंड कहाँ है? इंडिया में। अंकित, तुम तो भारतीय नागरिक हो। कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। अमरजीत, तुम कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। सभी हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो भारत में जो संसाधन होगा तो क्या उस पर भारतीय नागरिकों का सबका समान अधिकार होगा कि नहीं होगा? सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उसको क्या कीजिए कि गवर्नमेंट जो है अपने हैंड में रखे, और निजी वाले लोग जो हैं अगर उसको रिसोर्स की जरूरत होगी तो वह गवर्नमेंट से खरीदेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और खरीदने के बाद जो गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्ति होगी उससे समाज के सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का, सभी समुदाय का कल्याण किया जाएगा। यह बाबा साहब का कहना था। अब क्या है, कोयला खदान है तो उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया खोदने के लिए, विक्रय करने के लिए। अरे भाई तो पूरा लिख दो ना भाई, प्राइवेटे को लिख दो, पूरा देश से लिख दो ना। बाबा साहब ने कहा कि देश का जो संसाधन है गवर्नमेंट क्या करे कि उसको अपने अंडर हैंड में रखे, और जो उत्पादक संघ है, उत्पादक संगठन है, उत्पादक इकाई है, उसको यदि जो है रिसोर्स की आवश्यकता है तो वह सरकार से खरीदे। सरकार उस राजस्व से क्या करे, सभी नागरिकों का जो है लोक कल्याणकारी कार्य करे। इसको भी ना तो जो है रॉयल कमीशन ने और ना जो है भारत सरकार, दोनों ने नहीं माना। क्या सरकार को इतना फुर्सत है कि जगह जगह पता लगाएगा कि कहाँ तांबा है, कहाँ एल्युमिनियम है, कहाँ अभ्रक है, प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, वो जो है करे ऐसा ऐसा। मतलब समान नागरिकों का कोई मतलब ही नहीं रखा। समान नागरिकों का कोई मतलब ही नहीं रखा। यदि गवर्नमेंट के पास होता
तो विनोद राम क्या करता, वहाँ जो है लोहा गलाने का फैक्ट्री लगाता और सरकार से खरीदता लोहा, सरकार से खरीदता कोयला और अपना लगाता। और जो सरकार को पैसे मिलता उससे अमरजीत सदा को भी लाभ मिलता, धर्मेंद्र जी को भी लाभ मिलता, अंकितों को लाभ मिलता, सबको लाभ मिलता। लेकिन उस चीजों को भी नहीं माना गया। चलो गौ नंबर लिखो। आबादी के बीच संसाधनों का वितरण। आबादी के बीच संसाधनों का वितरण। तुम्हारे एगो बहुत करीबी, माहे के करीबी, विनोदवा के करीबी, अमरजीतवा के करीबी, सुखदेवराव के करीबी, मना जिसको तुम लोग दिलो जान से चाहते हो, नाम नहीं बताएंगे, उसका जो है बोकारो में लोहा गलाने का प्लांट है और भिलाई में भी लोहा गलाने का प्लांट है। अब नाम नहीं पूछना किसका, ठीक है? हाँ, उसका जो है लोहा गलाने का प्लांट है। वहाँ जो सेल से चूर चार लोहा मिलता है या कबाड़ी उबाड़ी वाला जो है लोहा मिलता है, उसको गला करके उसको जो है स्लिट बना कर करके और उसको जो है विक्रय करता है, गलाता है। ठीक है अमरजीत सदा, तो एकदम खासम खास लोग के है, हिंट दे देते हैं। जो बोकारो में है उसका नाम है पासे एलॉय, उसका नाम है पासे एलॉय। और जो भिलाई में है उसका नाम है पासजे आयरन। अब पास मतलब समझ जाना और जे मतलब समझ जाना कि क्या होता है, ठीक है? तो तुम्हारे खासम खास लोगों का वहाँ है। अब क्या होता है कि वो बेचारा जो है कंप्लीट जो है सेल पर और कबाड़ी पर जो है बेचारा निर्भर है कच्चा माल के लिए। लेकिन यदि यह हो जाता कि आबादी के बीच संसाधनों का समान वितरण, तब वह पासजे के जो है पासजे एलॉय या पासजे आयरन के जो मालिक है वह क्या कहता कि भाई लोहा का खदान हमको भी दो, क्या हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हमको पर डे जो है इतना लोहे की जरूरत है, हमको भी दो। अंकित राज कहता करे खाली पासजे करेगा, एआर क्यों नहीं करेगा, एआर भी करेगा। तो एआर बोलता कि हमरा जो है खदान दो। अमरजीत सदा कहता अच्छा क्या बात है, पासजे और एआर करेगा, एएस भी करेगा, तो वो खदान लेता। विनोदवा कहता कि हाँ ये देख रहे हैं जो है गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, एआर हो गया, पासजे हो गया, एएस हो गया, हम भी जो है बीकेआर करेंगे। काहे भाई
हम भी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और हमारे यहाँ लोहे का खदान है, हमको भी चाहिए लोहा। तो बाबा साहब चाहते थे कि जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका बंटवारा जो हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर पासजे एलॉय और पासजे आयरन है तो उसको क्या करेगा कि वह भी जो है अपना लोहा लेगा भाई, उसको भी जरूरत है, और टाटा भी लेगा, महिंद्रा भी लेगा और पासजे भी लेगा, सबको दो। तो वहां क्या होता, देश में औद्योगिकरण जो है रफ्तार होता। जैसे चीन में वहां क्लस्टर डेवलपमेंट है कि एक अगर जो है कंप्यूटर का या मोबाइल का चिप्स बना रहा है तो पूरा गांव चिप्स बना रहा है, और चिप्स के लिए रॉ मटेरियल उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। तो बाबा साहब भी चाहते थे आर्थिक समाजवाद स्थापित करने के लिए कि आबादी के बीच संसाधनों का जो वितरण हो वह समान वितरण हो। वह भी जो है रॉयल कमीशन और भारत सरकार ने कहा कि बस फालतू, वह भी क्या कहा, फालतू। और वहां आर्थिक खत्म हो गया और खाली जो है फालतुआ वाला समाजवाद जो है स्थापित हो गया। इसी वजह से 95% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि वर्ल्ड में काले लोगों का 95% लोगों का जो है सभी तरह के डेवलपमेंट हुए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डेवलपमेंट करना है, यह संकल्प लेना है। चलो नेक्स्ट लिखो, 2 नंबर। पूरे देश में आज बाबा साहब का जयंती मनाई जा रही है, मारे एकदम रेलम पेल भाषण, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, ये सब पहलू पर चर्चा कहीं नहीं, कहीं नहीं। बाबा साहब को इतने पत्नी थे, इतने दिनों में ये किए, सोते नहीं थे, यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, बस इसी पर रेलम पेल भाषण। अरे उनकी आर्थिक समीक्षा का बात करो ना भाई, आर्थिक क्रियाओं की चर्चा करो। आज अर्थ युग है, कहां से तुम्हारा बच्चा प्रेरणा लेगा? उसको समझाओ कि जिस प्रकार आइंस्टीन और न्यूटन के बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी अधूरा है, उसी प्रकार इंडिया जो है अंबेडकर के बिना अधूरा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अंबेडकर का जो है हस्तक्षेप नहीं है। और जैसे हम लोगों को कोटा वाला कह करके छोटा कर दे रहा है, एक बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को जो है हमने एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा। उस कॉन्सेप्ट नोट को पढ़ने के बाद वहाँ के सेक्रेटरी जो है हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब सही सही बताइए कि आप जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ना। हम कहे कौन बोल रहे हैं भाई? तो उन्होंने अपना नाम बताया और मिनिस्ट्री का बताया, तो हमने ट्रू कॉलर में भी देखा। हम उनको बोले कि वास्तव में आप IAS ही हैं ना? कह रहे क्या बात कर रहे हैं, साइट खोल के देखिए, ये क्या मजाक है। हम बोले महाराज आपने कहाँ पढ़ा मेरे कॉन्सेप्ट नोट को?
बोला आपने कॉन्सेप्ट नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया है ना? तो हम बोले हाँ दिए हैं, उसी में पढ़े हैं। तो हम कहे नीचे वहाँ नहीं पढ़े, डॉक्टर जितेंद्र पासवान PhD IIT कानपुर एसोसिएशन के लिए चेयरमैन। तो IIT कानपुर जो है लंदन में है क्या? हम भाई शुद्ध IITian हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं। कह रहे नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है, ये कॉन्सेप्ट जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले दे सकते हैं। मतलब मेरे मेरिट को वह कोटा में अनुभव कर रहा था कि आरक्षणमा वाला ही कैसे हो सकता है भाई, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कैसे दे सकता है। मतलब हम शेड्यूल कास्ट हैं इसलिए हम मेरिट नहीं है हमको, हम शेड्यूल ट्राइब हैं इसलिए हमारा मेरिटे नहीं है। अब बताओ, साफ सुथरा जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया है। देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये कर करके प्रेस नोट दिया गया है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है डॉक्टर जितेंद्र पासवान एसोसिएशन के लिए चेयरमैन, साफे शब्दों में लिखा हुआ है। अब हमको कोई कहे कि डॉक्टर साहब आप वित्त विभाग के हैं क्या, तो बताओ पागलपन है ना है। जब हम उसको कॉन्सेप्ट दिए तो वो हमको वहां देख नहीं रहा है कि उसमें लिखा हुआ है साफ सुथरा में डॉक्टर जितेंद्र पासवान ब्रैकेट में लिखा है PhD IIT कानपुर। फिर भी पूछ के हमको क्या कह रहा है कि आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं स्टूडेंट, लीजिए। क्योंकि वह जानता है कि अभी तक जो है, अभी तक नेहरू जमाने से लेकर अभी तक IIT से जो है डॉक्टरेट जो है वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलता है। तो ये आदमी कैसे हो गया भाई वहां से? या तो यह झूठ टाइटल लिख रहा है, माना वह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि IIT कानपुर से ये PhD है रडार कम्युनिकेशन में। तो वह कमेंट किया, नहीं कि हमारा बड़ाई किया, वो कमेंट किया कि आप जो है स्टूडेंट आर्ट के होंगे और कहीं से गूगल से देख दाख करके आप लिखे होंगे, आप IITian नहीं हैं। क्यों भाई? काहे का आप शेड्यूल कास्ट है? क्योंकि IIT का रिकॉर्ड है कि वहाँ एज ए स्टूडेंट वहाँ से PhD नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम ओकरा जो है बोल दिए कि आप IAS हैं ना। बोला क्या मजाक कर रहे हैं, हम IAS ही हैं। हम बोले कि तो आप नाम नहीं देखे वहाँ कि PhD IIT कानपुर। बात समझ रहे हो? मतलब सलाह जो है बाबा साहब को जो है माना ये 30 कर दिया गया। अरे 7 जो है पूरे वर्ल्ड में 7 विद्वान है, उसमें बाबा साहेब भी है। भारत से इकलौता विद्वान जो है बाबा साहेब है उसमें, लेकिन कोई एक्सेप्ट उसको नहीं करते हैं। बस 2 चीज़ों में उनको क्या भाई, तो ये अछूतों का उद्धारक है, दूसरा संविधान के रचयिता है, और तीसरा आरक्षण के पिता है। लीजिए बस 30 कर दिया गया। किरे अमरजीत आवाज आवे छो? ठीक ठाक नहीं? तो बाबा साहेब को क्या कर दिया? 30 कर दिया गया। जैसे एक बार जो है एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा ये बताओ तो महात्मा गांधी के बेटा का नाम क्या है? ठीक है, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा ये बताओ महात्मा गांधी के बेटा का नाम क्या है? तो कहा दिनेशन। क्या कहा? दिनेशन। तो टीचरों चकरा गया, क्या रे सर ये क्या बोल रहा है लड़का दिनेशन। एक झापड़ कस के मारा उसको। कहा कौन किताब में पढ़ा रहे कि गांधी जी के बेटा का नाम दिनेशन है? कहा सर आप ही ने पढ़ा रहे थे कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन।
महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन, तो हम समझे कि दी नेशन के पिता हैं वो। ताली बजाओ। ठीक है, तो बाबा साहब को जो है इतना टा कर दिया झूठो पूछो के, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वह सोचो कहाँ कहाँ जा रहा था। चलो लिखो दूसरा नंबर, विलोम व्यवसाय का निषेध। विलोम व्यवसाय का निषेध। विलोम व्यवसाय का निषेध। अब देखो विलोम व्यवसाय क्या हुआ। अभी वर्तमान में अगर जूता का तुम लोग कंपनी सुने होगे तो एक ब्रांड है उसमें मोची, मोची ब्रांड है जूता का, लेकिन मोची ब्रांड वो चमार का नहीं है, वह है राजपूत का, ठाकुर का। कंपनी जो मोची है वह किसका है? ठाकुर का। एक लॉन्ड्री है पूरे भारत में बैंड बॉक्स, वह लॉन्ड्री किसका है? धोबी का नहीं है। ठीक है, पूरा जो है मतलब हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा किनारे जितना लाश जलता है और लकड़ी का कोयला जो है जिस पर तुम लोग भुट्टा भून के खाते हो, पूरे देश में जो है लकड़ी का कोयला जो है वो सप्लाई होता है। वह किसी डॉम का नहीं है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो है स्टेशन पर, बस स्टैंड में, जहां तहां जो है तुम झाड़ा फिरते हो, झाड़ा फिरते हो ना जी, तो कहाँ फिरते हो? सुलभ शौचालय में। उस सुलभ शौचालय जो है किसी जो है वाल्मीकि जाति का नहीं है। बात समझ रहे हो? फिर से एक बार सुन लो, जूता का सबसे महंगा ब्रांड अभी मोची है। अब मोची किसी चमार का नहीं है। भारत में बड़का लॉन्ड्री जो है वह है बैंड बॉक्स। बैंड बॉक्स किसी धोबी का नहीं है। हरिद्वार से लेके बंगाल की खाड़ी तक जितने भी शमशान घाट है गंगा के किनारे, और वहाँ जो है लकड़ी का कोयला वो पूरे देश में सप्लाई होता है। वह लकड़ी का जो है कोयला का सप्लायर कोई डोम जाति के नहीं है। और हर एक जगह सुलभ शौचालय है जहाँ जो है सब झाड़ा फिरता है, लैट्रिन करता है, तो उसका वह जो है किसी भी वाल्मीकि या मेहतर जाति का नहीं। पूरे भारत में जो है सिक्योरिटी एजेंसी है गार्ड का, वह किसी पासवान का नहीं है। पासवान पहले क्या करते था? पहरेदारी न करता था जी। तो एक भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वह पासवानों का नहीं है। तो बाबा साहब सोचते थे कि हमारे निचली जातियों में कार्य के आधार पर व्यवसायीकरण होना चाहिए। उस व्यवसाय में जो है उच्च जातियों के लोग प्रवेश नहीं करें।
तो उच्च जातियों का निम्न जातियों के व्यवसाय में प्रवेश को कहते हैं विलोम व्यवसाय। क्या बोलते हैं उसको? विलोम व्यवसाय। लिखो, निम्न जातियों के कार्यों का निम्न जातियों के कार्यों का व्यवसायीकरण में उच्च जातियों का प्रवेश उच्च जातियों का प्रवेश उच्च जातियों का प्रवेश को उच्च जातियों के प्रवेश को विलोम व्यवसायीकरण कहा जाता है। इसका उदाहरण तुम जो है ऐसे समझ सकते हो। वर्ल्ड फेमस है हमारे बिहार का मिथिला पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस। लेकिन मिथिला पेंटिंग का जितना भी कंपनी है उसका मालिक जो है मैथिल ब्राह्मण है, लेकिन उसमें जितने कामगार हैं वो सभी शेड्यूल कास्ट है। तो क्या हो गया? वहाँ विलोम व्यवसायीकरण हो गया। बाबा साहब चाहते थे कि यदि उसके कामगार और कलाकार दोनों शेड्यूल कास्ट है तो मिथिला पेंटिंग का जो कंपनी होगा उसका सब शेड्यूल कास्ट होगा। वह यह चाहते थे। यदि जूता बनाना जो है या चमारों का काम है तो उसमें जो है कोई फॉरवर्ड जो है मोची ब्रांड नहीं खोलेगा। मना विलोम व्यवसायीकरण का जो है वो विरोधी थे बाबा साहब। यदि हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अगर डोम जाति ही लाश को जलाता है तो लकड़ी कोयला किसका होगा? डोम जाति का होना चाहिए। लेकिन उसको कौन बेच रहा है? शिव खेरिया, और अरबों खरबों रुपया कमा रहा है उससे। और डोमे है। सुलभ शौचालय में लेटरिन साफ करना, मैला उठा के बाहर फेंकना, ये सब काम जो है मेहतर और वाल्मीकि कर रहा है। लेकिन मालिक कौन है? पाठक है, ब्राह्मण है उसका। ठीक है। तो बाबा साहब चाहते थे कि आज देखो फिल्मी दुनिया में पहले नाच गान किसका था? शेड्यूल कास्ट में एक जाति था नट, उसका काम था नाच गान। उसका क्या हो गया? व्यवसायीकरण हो गया। अब फिल्मी दुनिया में एक भी व्यक्ति जो है न नर्तकी है, न वादक है, न गवैया है, एको गो नहीं। सब नर्तकी जो है फॉरवर्ड, सब वादक जो है फॉरवर्ड, सब आर्टिस्ट जो है फॉरवर्ड। क्या हो गया उसका? माना जो निचली जाति का व्यवसाय था उसको व्यवसायीकरण करके उच्च जातियों ने हड़प लिया। करे भाई तुम लोग जो है बड़ा बड़ा रोजगार व्यवसाय तो तुम लोग करिए रहा है, जो निचली जाति का व्यवसाय है कम से कम उसको तो उसके लिए रहने दो। वो छीन लिया गया,
वो छीन लिया गया आराम से। तो बाबा साहब जो है विलोम व्यवसाय के विरोधी थे। पहले ढोलक के बजाता था पासवान और जादव, तबला कौन बजाते थे? पासवान और जादव। जरा देखो तो कहीं भी किसी दुनिया में, फिल्मी दुनिया में या किसी भी जो है मना ऑर्केस्ट्रा में अब कोई जो है नाल तबला बजा ले रहा है, कोई वो बजा ले रहा है। तो विलोम व्यवसाय के वो विरोधी थे और वह चाहते थे कि विलोम व्यवसाय जो है हमारे झारखंड में संथाली के गायक, खोरठा के गायक, मुंडारी के गायक, वो सब जो है अब दूसरा गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग गा रहे हैं। अब जो है सरहुल में एगो सुमन गुप्ता है, उसका पूरा फेमस हुआ गाना, वो गा रही थी सरहुल का गीत। अब बताओ, हमरा सब उरा मुंह ताक रहा है, उस पर नाच रहा है बेचारा। अरे सरहुल किसका है? ट्राइब का है, तो ट्राइब आर्टिस्ट होते उसमें। सोहराय का गीत, अभी संथाल जातियों का लैंग्वेज है संथाली और उसका स्क्रिप्ट है ओल चिकी, उसका स्क्रिप्ट है ओल चिकी। अब ओल चिकी का व्याकरण जो है वो कोई संथाल नहीं बनाया है, वो कौन बना रहा है? फॉरवर्ड। अब ओल चिकी को जब टाइपिंग रूप में आएगा तो उसका इंजीनियर कौन है? फॉरवर्ड। जब ओल चिकी को विश्वविद्यालय में शामिल किया जाएगा तो प्रोफेसर कौन होगा? फॉरवर्ड। अब पढ़ेगा कौन? संथाल। तो विलोम व्यवसायीकरण के सख्त विरोधी थे बाबा साहब, लेकिन यह बात तुमको कोई नहीं बोलेगा, यह बात तुमको कोई नहीं समझावेगा। अभी जो है आईआईटी में, एनआईटी में लेदर टेक्नोलॉजी है। क्या है? लेदर टेक्नोलॉजी। लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी में न स्टूडेंट चमार है और न प्रोफेसर चमार है। प्रोफेसर कौन है? फॉरवर्ड। स्टूडेंट कौन है? फॉरवर्ड। तो सरकारी नौकरी किसकी होगी? फॉरवर्डों की। और झूठो चमार बदनाम है कि चमड़ा का काम चमार। हमारे एक अच्छे मित्र थे जो आईआईटी पटना के डायरेक्टर बने, और हम गए थे इंटर्नशिप करने के लिए आईआईटी खड़गपुर, और वहाँ वो लेदर टेक्नोलॉजी के एचओडी थे, आजाद के बंगाली ब्राह्मण। हमने पूछा बॉस आप जो है मतलब यहाँ का तुमको मालूम नहीं है पासवान? हम लेदर टेक्नोलॉजी के जो है मतलब ये हैं एचओडी हैं। तो हम बोले साहब आपका टाइटिल तो जो है बंगाली है, मतलब आप हमारा जाति हैं क्या? का तुम्हारा जाति मतलब? हम कहे अंकित कहाँ ध्यान है रे? आईआईटी पटना के जो प्रथम डायरेक्टर हुए हैं वह लेदर टेक्नोलॉजी के एचओडी थे। हमारी मुलाकात उनको आईआईटी खड़गपुर में हुआ, इंटर्नशिप करने के लिए गए थे। तो मुलाकात में उनसे बात हो गई, तो आप समझे कि लेदर टेक्नोलॉजी के भाई एचओडी है तो इसका मतलब ये चमार होगा। तो थोड़ा उनसे हम जो है नज़दीक होने का जो है प्रयास किए। हम कहे बॉस आप तो लेदर टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी में हैं क्या? का पासवान हम तुम्हारा कम्युनिटी नहीं समझे। हम कहे बॉस हम जो है शेड्यूल कास्ट है। अरे नो नो नो, आई एम बंगाली ब्राह्मण। हम कहे तो आप अगर बंगाली ब्राह्मण है तो लेदर टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं?
क्या क्यों, हम क्यों नहीं हो सकते लेदर टेक्नोलॉजी में? हम कहे लेदर मतलब हुआ चमड़ा, तो चमड़ा का तकनीक, चमड़ा कैसे छिला जाए, चमड़ा को कैसे पकाया जाए, चमड़ा को कैसे रंगाया जाए, चमड़ा को डिस्कलर कैसे किया जाए, ये ब्राह्मण कैसे जानेगा? क्या बात करते हो? लेदर टेक्नोलॉजी पर हम कम से कम 10 किताब लिखे हैं। अच्छा, चमार क्या कर रहा है? वो बैठ के चमड़ा छील रहा है। किताब कौन लिख रहा है? बंगाली ब्राह्मण। आवाज नहीं आ रही है? माही, आवाज नहीं आ रही है? तो लेदर टेक्नोलॉजी का एचओडी बंगाली ब्राह्मण, चमड़ा छीलना चमार का काम, गवैया बजनिया नचनिया ये सब कौन, किसका काम था? शेड्यूल कास्ट का। उसका व्यवसायीकरण कर दिया। अब व्यवसायीकरण करके उसमें जो है उन लोगों ने प्रवेश ले लिया। अब बताओ ना कि संथाल का जो है लैंग्वेज जो है वो संथाली, अब उसका व्याकरण लिख रहा है ब्राह्मण, ओल चिकी का। अब ओल चिकी का जो है प्रोफेसर कौन होगा? ओल चिका का टीचर कौन होगा? बताओ ना जी। चलो नेक्स्ट लिखो। मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था बाबा साहब चाहते थे कि देश के हवा, पानी, जमीन और जितने भी संसाधन है उस सभी चीज़ों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है, उसका उपभोग करता है। हम लोग पानी पीते हैं, देश का हवा श्वास लेते हैं, ज़मीन पर खेती करते हैं, घर बनाते हैं, व्यवसाय लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, है ना? तो जो हम लोगों का देश के प्रति जो बार बार हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो औद्योगिकरण है, यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, यहाँ का जो टैक्स जनरेशन है, ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि सब ऐसा काम करें। और उसके लिए उन्होंने निजीकरण का कॉन्सेप्ट उस समय दिया था, मुक्त अर्थव्यवस्था का, फ्री इकोनॉमिक्स का जो है उस वक्त उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उस वक्त इनका नहीं माना गया, उस वक्त इनका बात नहीं मानी गई। और 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लाया गया तो उसमें सब बात वही शामिल किया जो बाबा साहब पहले बोल चुके थे। जो बाबा साहब उस समय बोल चुके थे वह सब बात को लाया। यदि उसी समय ले आते तो 95% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का विकास आज उतना ही हो जाता जितना काले लोगों का हुआ था। उतना ही होता जितना काले लोगों का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मुक्त अर्थव्यवस्था लिख लिया।
अब लिखो मुक्त बैंकिंग। मुक्त बैंकिंग, इस चीजों को समझ लो। बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है देश में जो कि देश में आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। अगर सबसे बड़ा घृणित और निषेध करने लायक सिस्टम है देश में तो वह है बैंकिंग व्यवस्था। वह क्या है? बैंकिंग व्यवस्था। और जब तक देश में बैंकिंग व्यवस्था लागू रहेगा देश में आर्थिक असमानता रहेगी। यह सत्य है। आप किन्स के फिलॉसफी, मेंजर के फिलॉसफी और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके फिलॉसफी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज अगर देश में आर्थिक असमानता जो है चरम स्थिति में है। पिछले क्लास में हम आपको गिनी इंडेक्स पढ़ा रहे थे और उसमें आर्थिक असमानता की बात हम पढ़ा रहे थे। तो उसके लिए सीधा और सीधा जिम्मेदार जो है बैंक है। सीधा और सीधा जिम्मेदार कौन है? बैंक है। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, हम सब दिन आपको समझाए हैं कि ब से बुड़बक, ब से बचत खाता, बचत खाता वाला बुड़बक, च से चालू खाता, च से चतुर, चालू खाता वाला चतुर, अब बचत खाता वाला बुड़बक। अभी एक सिस्टम लागू हुई है बीज का विक्रय। पहले किसान लोग क्या करता था कि मान लेते हैं आलू लगाया, आलू जो है उत्पन्न हुआ, एक बोरा आलू अगले साल बोने के लिए रख देता था और अगला साल वह आलू का बीज नहीं खरीदता था। वह जो बीज रखा हुआ रहता था उसको बो देता था। गेहूं में भी वैसा ही करता था, धान में भी वैसा ही करता था, चना खेसारी रबी में जो है वैसा ही करता था। अभी क्या हो गया कि अगर इस बार गेहूं हुआ और अगला साल तुम वही गेहूं बोओगे तो फसलें नहीं देगा, उपजे नहीं होगा। तुमको क्या करना होगा? विक्रय जो है केंद्र से तुमको बीज हर साल खरीदना है। एक्चुअली वो कर क्या दिया? वह कर दिया क्या? बीज को जो है नपुंसक बना दिया। बीज को क्या कर दिया? नपुंसक बना दिया। हर साल अब आपको बीज खरीदना पड़ेगा। हर साल क्या करना है? बीज खरीदना। यदि तुम जो है एक जो है बचत खाता खोलते हो, इसका मतलब है कि तुम 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार करने वाला पैदा करते हो। यदि तुम बैंकों में एक बचत खाता खोलते हो तो अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार करने वाला 10 गो पैदा करते हो। अब बताओ 28 करोड़ जनसंख्या है तुम्हारा और उसमें लगभग सबका जो है बचत खाता है, चाहे जनधन हो चाहे जौन खाता हो।
लेकिन बचत, तो आप बताओ कितना अत्याचारी तुम लोग पैदा कर रहे हो। और यदि एक चालू खाता तुम खोलते हो तो 1 लाख अत्याचारी का तुम मर्डर करते हो। तो तुम कौन सा खाता खोलना पसंद करोगे, चालू खाता कि बचत खाता? फिर से सुन लो, आज संकल्प लेना है। हमने क्या बोला है? आर्थिक संकल्प। अब मेन बिंदु पर हम आते हैं कि यदि तुम एक बचत खाता किसी भी बैंक में, सरकारी या प्राइवेट बैंकों में खोलते हो तो 10 जो है अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार करने वाला पैदा करते हो। और यदि एक चालू खाता खोलते हो तो 1 लाख अत्याचारियों का नाश करते हो। तो कौन सा खाता रखना पसंद करोगे? कौन सा खाता पसंद करोगे? चालू खाता। हम क्या बोलते हैं? ब से बुड़बक, अब ब से बचत खाता, च से चतुर, च से चालू खाता। तुमको चालू खाता खोलना, ठीक है। बाबा साहब ने जो है मुक्त बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लाया था। मुक्त बैंकिंग, इनका कहना था कि बैंक का कॉन्सेप्ट जो आप लाए, चाहे रॉयल कमीशन चाहे भारत सरकार, उसने बैंक का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया। तुम लोगों ने मदर इंडिया फिल्म देखा होगा या एक आध दूगो और फिल्म देखा होगा। उसमें सेठ साहूकार क्या करता था? कर्जा देता था, बदले में जमीन उमीन ले लेता था। तो सेठ साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए बैंक की स्थापना की गई कि आपको क्या करना है, वहाँ जो है पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है और कर्ज लेना है आपको वहाँ से। कर्ज कहाँ से लेना है? सेठ साहूकार से नहीं लेना है। कर्ज कहाँ से लेना है? बैंक से लेना। तो बैंक का जो कॉन्सेप्ट था वह कर्ज लेन देन से बना था, लेकिन कालांतर में उसका क्या हो गया? कर्ज गया तेल लेने के लिए, कर्ज गया तेल लेने के लिए। तुम्हारा काम क्या है कि दिन भर तुम घास काटो, बेचो और पैसा हमरा यहाँ जमा करो। तुम दिन भर मजदूरी रिक्शा जोतो, पैसा कहाँ जमा करो? मेरे यहाँ। ई पैसा को लेके हम क्या करेंगे? जितेंद्र पासवान, अडानी, अंबानी, बिड़ला, महिंद्रा, ये सबको पैसा देंगे। वो लोग जो है हवाई जहाज से घूमेगा, ओकर बाल बच्चा विदेश में पढ़ेगा, और तुम क्या करो? खाली जमा निकासी करो। तुम क्या करो? जमा निकासी करो। बाबा साहब का कहना था कि बैंकिंग जो होना चाहिए वह मुक्त बैंकिंग होगा। किस प्रकार? चमार बैंकिंग। क्या होगा? चमार बैंकिंग, पासवान बैंकिंग, संथाल बैंकिंग, मुसहर बैंकिंग, शेड्यूल कास्ट बैंकिंग। मतलब कि सेविंग और लैंडिंग। उन्होंने रॉयल कमीशन को भी बोला और भारत सरकार को भी बोला कि बैंक का मतलब होगा अमरजीत सदा, अंकित राज, महिपाल, विनोद राम और मिथिलेश। सब क्या करेगा? 1,000 रुपया जमा करेगा, 5,000 रुपया हुआ। हर एक महीना बचत करेगा 1,000 रुपया और उसमें जमा करेगा। किस में भाई? चमार बैंकिंग में। फिर से सुनो,
अंकित राज, अमरजीत सदा, माहे, विनोद राम और मिथिलेश, ये पांचों आदमी बचत करेगा हर महीना 1,000 रुपया, सब खर्चा काट उठ के, और चमार बैंकिंग में 1,000 जमा करेगा। और जितने चमार जूता का काम करना चाहता है, पानी पूड़ी का दुकान खोलना चाहता है, पान दुकान खोलना चाहता है, बीड़ी सिगरेट का दुकान खोलना चाहता है, उसको सस्ते दर पर कर्जा देगा। ये करेगा। इसी तरह जो है संथाल बैंक होगा, इसी तरह मुस्लिम बैंक होगा। कहा कि पागल उगल है का बाबा साहेब आप, नहीं तो गली मोहल्ला में बैंक खुल जाएगा, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? और आज जो है 4 लाख से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो फ्लेक्सी। आज कैसे कर दिया रे दिचोदा, आज कैसे किया? 4 लाख से ज़्यादा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लाइसेंस कौन दिया रे? जब बाबा साहेब उस समय कह रहे थे मुफ्त बैंकिंग, तो तुम क्या बोला कि इस तरह से गली मोहल्ला में बैंक होगा। आज कैसे तुमने दिया? आज कैसे दे दिया? उसमें हमरो बैंक को लाइसेंस मिला है, आजीवक को। आज कैसे तुम लाइसेंस दे दिया और तुम उससे खाली जमा लेते हो और लैंड नहीं करते हो, कर्जा नहीं देते हो उसको, जबकि नियम है कि अगर 100 रुपया जमा किया है तो 80 टका का जो है वह कर्ज का हकदार है। कई बार तुम लोगों को पढ़ाए हैं बैंकिंग में कि अगर यह व्यक्ति 100 टका जमा करता है तो 80 रुपया कभी भी कर्जा लेने के अधिकार है। क्यों? क्योंकि तुम 100 रुपया इससे लेकर के वहाँ कॉरपोरेट को दिया है और वहाँ से तुम 200 रुपया कमाए हो, तो 80 टका इसको देने का अधिकार है। तो बाबा साहब समाज में बचत और लेंडिंग मतलब लोन, इसको बढ़ावा देना चाहता था और कम्युनिटी बैंकिंग वह चाहते थे। हर एक कम्युनिटी का अपना अपना बैंक होगा, अपना अपना कारोबार करेगा। उस समय न रॉयल कमीशन इनके बात को माना, न भारत सरकार ने बात माना, और अभी कुकरमुत्ते की तरफ फ्लेक्सी लोन देने वाला है। 1,000 रुपया लेना है तुरंत दे देगा, 10,000 टका लेना है तुरंत मोबाइल से दे देगा। आज कैसे तुम दे दिया रे? तो सीधा तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आर्थिक रूप से कमजोर करना था। नहीं तो ये सब बात मान नहीं लेता। हर काम किया है जो बाबा साहब ने पहले सिफारिश उस समय करते थे, लेकिन उस समय एको बात उनका नहीं माना। अब बाद में कि अभी सब काम वही कर रहा है जो उस समय दिए थे कॉन्सेप्ट। सब कॉन्सेप्ट उन्हीं का था और सब काम कर रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही। हम पुनः एक बार जो है बाबा साहब के जयंती पर आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, और कोशिश कीजिए कि आज अपने घरों में कैंडल, दीप और नीली जो है झाड़ फानुस लगाने का जो है आग्रह करते हैं आप लोगों से। और एक गो फोटो खींच करके जो है व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा तो हमको भी खुशी मिलेगा। हम लोगों का भगवान है, हम लोगों का आज ही दिवाली है, आज ही होली है, हर चीज़ हम लोगों का आज ही है। ठीक है, तो आज अपने अपने घरों में आप लोग दिवाली मनाइए, बाबा साहब का जो है केक काटिए, बर्थडे मनाइए, ये सारी चीज़ों को, ताकि आपके जो बच्चे होंगे उसको देखेंगे। हाँ, गिफ्ट का आदान प्रदान कीजिए। हम भी अपने ऑफिस में जो है लाए हैं भाई केक, बाबा साहब के सामने काटेंगे। हम उनके वंशज हैं, हमारे बाबा दादा थे, बाबा दादा हैं, हम उनका केक काटेंगे, जयंती मनाएंगे।
ठीक है, उनका पाम करेंगे, उनका इबादत करेंगे। ये सारी चीज़ों को आज आप लोगों को करना है। आज उद्यमी पाठशाला में इतना ही। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला का समाप्ति का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को नए सिद्धांत, नई नीतियाँ, नई योजनाओं को लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही।